नमस्कार। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय चुरंगू। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिश एरा से ही और वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रही है। समाज में सदैव जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, वहाँ के हालातों को लेकर एक चर्चा रही है, एक चिंता रही है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जो उसको चिंताजनक बनाता है और जिसकी वजह से सदैव जम्मू कश्मीर की किसी न किसी चिंता को लेकर हिंदू समाज या भारतीय समाज अपने आप को व्यस्त रखता है? भारतीय समाज व्यस्त नहीं रखता है, भारतीय समाज की एक मजबूरी बनती है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे जो कुछ भी किया जाता है, जिन कारणों के लिए किया जाता है, उन कारणों का संबंध इस देश की सुरक्षा को लेके है या इस देश की अखंडता को लेके है। भारत में लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि 7वां 8वां साइकिल जिहाद का शुरू हो गया 47 से ही, और जो ये 8 साइकिल थे ये सारे एसिमेट्रिक वॉर के थे, ये सारे प्रॉक्सी वॉर कहिए या सारे और इन सब का इंटरनल सिक्योरिटी से संबंध था। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि इंटरनल सिक्योरिटी का संबंध ब्रिटिश एरा से शुरू हो गया और ये चलता आ रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान के बनने के साथ ही एक प्रक्रिया शुरू हो गई, और जम्मू कश्मीर के भारत के साथ जो संवैधानिक विलय हुआ, इसने उसके साथ जोर पकड़ा। इसलिए ये इंटरनल सिक्योरिटी जो सिचुएशन है, इसका डायरेक्ट लिंकेज मुस्लिम क्वेश्चन के साथ है। और मुस्लिम क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के बनने के साथ भारत के मुसलमान की जो आकांक्षा है कि वो इस पूरे देश पे एक इस्लामिक कब्जा करे किसी भी तरीके से, वो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है, वो ये प्रॉक्सी वॉर है, अनकन्वेंशनल वॉर है, आजकल ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, ऐसी बात है। लेकिन संबंध इसका मुस्लिम क्वेश्चन के साथ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्लेम किया पाकिस्तान ने एज एन अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ द पार्टीशन। उनके कहने का, वो कहते थे कि भाई चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए इसका और पाकिस्तान के साथ इसका एक साइड पूरा मिलता है, इट इज एडजेसेंट टू पाकिस्तान, तो इसका विलय पार्टीशन फॉर्मूला के तहत पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। इस बात को छुपा के कि भाई पाकिस्तान ने ही और अंग्रेजों ने ही इस बात को कहा था कि भारत में जो विभाजन होगा मुस्लिम और हिंदू मेजॉरिटी के आधार पे, या मुस्लिम, ज्यादा कहूंगा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पे, उसका आधार पॉपुलेशन होगी। यह सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में यह सोल्यूशन था, यह प्रिंसली इंडिया में सोल्यूशन नहीं था। मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान के जो लीडर्स थे और ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली इंडिया को, जो भारत में आज़ादी के टाइम पे जो ऐसे रजवाड़े थे छोटे या बड़े, जहां पे ब्रिटिश रूल डायरेक्टली नहीं होता था, राजाओं के थ्रू, प्रिंसेस के थ्रू होता था, वहां पे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं करना था जो पार्टीशन का एक सिद्धांत बना। ब्रिटिश इंडिया में ही इसके आधार पर जम्मू कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, प्रिंसली इंडिया का हिस्सा था, और मुसलमानों के नेतृत्व की जो का डिसीजन था जो उनका, और अंग्रेजों का जो डिसीजन था, उसके हिसाब से प्रिंसली स्टेट में वहां का प्रिंस ही या वहां का राजा ही डिसाइड करेगा कि उसको भारत के डोमिनियन के साथ मिलना है या पाकिस्तान के डोमिनियन के साथ में। जम्मू कश्मीर के जो वहां का प्रिंस था या राजा ने यूं ही हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, विलय से पहले ही हमला हुआ, तो उसने फिर अपने स्टेट को बचाने के लिए भारत के साथ विलय किया। लेकिन जो ये हमला हुआ, ये हमला जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को ध्वस्त करने का हमला था। ये कॉन्वेंशनल भी था, रेगुलर वॉर भी था, और इंटरनल रेबेलियन जनरेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट भी था, क्योंकि उनकी आकांक्षा थी कि जब ट्राइबल्स को सामने रख के हम चलेंगे तो दुनिया को यह मालूम पड़ेगा कि वहां के लोग बगावत में खड़ा हो जाएंगे, या ट्राइबल मुस्लिम्स के सामने होने से जो कश्मीर का मुसलमान है वो बगावत में खड़ा हो जाएगा, और जो आंतरिक सुरक्षा के पूरे आयाम वहां पे है उनको ध्वस्त करके ये पॉसिबल बनाया गया कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो
जो ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, ये पाकिस्तान के बनने के साथ वाला विषय है और ये जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने से पहले का विषय है। क्योंकि पाकिस्तान बनने के साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी उसको डिस्ट्रॉय करके भारत के और भी हिस्सों को क्लेम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उस प्रक्रिया की शुरुआत जम्मू कश्मीर से थी। नजर जूनागढ़ पे भी थी, हैदराबाद पे भी थी और भोपाल पे भी थी। और कहीं पे ये नजर ये थी कि भाई भारत के भीतर 4 पाकिस्तानों का निर्माण किया जाए विधिवत रूप से पाकिस्तान बनने के बाद, जिससे आगे चल के भारत की बाल्कनाइजेशन का पूरा एक सामान बन जाए और भारत का भीतरी विघटन हो जाए और भारत फिर से, जिस तरह से वो समझते थे, लीडरशिप समझते थी कि भारत मुगलों के दौर में मुसलमान का था, अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया, अब भारत को फिर से मुगलों के राज्य में, मुसलमान के राज्य शासन का एक हिस्सा बनाना है। तो उसमें वो समझते थे कि पाकिस्तान का बनना, फिर भारत के भीतर और पाकिस्तानों का बनना, ये एक अनिवार्यता है। तो एक एसिमेट्रिक वॉर का जन्म हुआ और उस एसिमेट्रिक वॉर के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस जो कुछ भी है उसको खत्म करना। दूसरा था कि जो नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी है उसको डिस्टेबलाइज करना और डिस्ट्रॉय करना। और आखिरी उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो टेरिटोरियल था, उस एरिया पे कब्जा करना। जम्मू कश्मीर से ये शुरू हुआ और ये आंतरिक सुरक्षा की बात तब से चलती आ रही है, अभी तक चलती आ रही है। इसलिए ये कुछ टेररिस्ट कुछ सिक्योरिटी को खराब कर रहे हैं, ये वैसा विषय नहीं है जैसे भारत सरकार चाहती है कि भारत के लोग इसको समझें। और भारत की सारी सरकारें ऐसा समझते हैं कि भारत के लोग समझें कि ये कुछ लोग कर रहे हैं। और भारत की सरकार ये बहुत समय से चाहती है कि भारत के लोग इस बात को समझें कि इसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का रोल है। ये सारी बातें इस आंतरिक सुरक्षा के युद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं और अभी तक आंतरिक सुरक्षा का जो ये पूरा एक जो आपके सामने स्वरूप है, बार बार आपके सामने आया है, वो उसका बेसिक एक बिगर स्ट्रक्चर है सोच का और बिगर स्ट्रक्चर है उसके ऑपरेशन का, वो यही है जो मैंने आपको कहा। तो जैसा कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा कोई साधारण घटना का मुद्दा नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है और एक अनकन्वेंशनल वॉर है जो वहाँ के नागरिकों पर या हिंदू नागरिकों पर डाली गई है। परंतु एक तरफ आप बताते हैं, जैसा कि आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर के हिंदू नागरिक एक अनकन्वेंशनल वॉर में फंसे हैं, वहीं दूसरी तरफ सदैव ऐसा देखने को प्रतीत हुआ है कि इंडियन स्टेट, जो कि एक तरीके से भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी तारनहार है, उसने भी जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ एक सौतेला व्यवहार रखा। इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसके क्या कारण रहे? जो ये अघोषित युद्ध है जिसको पाकिस्तान और पान इस्लामिक शक्तियां करती आ रही हैं 47 से ही, जिसका एक परम लक्ष्य एक डेमोग्राफिक है, भारत की हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर को डिसइंटीग्रेट करना, इरोड करना और एक तरीके से इसको इवेपोरेट करवाना, ये जो इसका एक प्रमुख लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भारत का राज्य नहीं मानता है। न तो वैचारिक स्तर पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे इस बात को मानता है और न ही एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में इसको मानता है। असल में तो बात है कि भारत का राज्य 47 से ही जो जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा है, इसके डेमोग्राफिक कंपोनेंट को इग्नोर करता गया है। इग्नोर ही नहीं करता गया है, नकारता गया है। और साथ में जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य का निर्माण हो, जहां पे नॉन मुस्लिम्स, हिंदू या बाकी जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं, वो बराबरी के अधिकार पे नहीं रहें, मुस्लिम हेजेमनी के दायरे के भीतर में रहना मान लें। और इस व्यवस्था का निर्माण भारत का राज्य 47 से ही करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है। और पाकिस्तान, पान इस्लामिक शक्तियां, कश्मीर घाटी में जो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां हैं, वो 47 से ही जम्मू कश्मीर, जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर है, उसकी नॉन मुस्लिम, खासतौर से हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करने की या इसको पर्ज करने की एक प्रक्रिया में लगे हैं, किसी भी तरीके से, मुस्लिम डेमोग्राफिक एक्सपेंशन के माध्यम से या हिंदू डेमोग्राफिक एक्सपल्शन के माध्यम से या किसी और तरीके से, टेररिज्म के माध्यम से, रिलीजियस क्लींजिंग के माध्यम से, जिनोसाइड के माध्यम से, जो ये सारी प्रक्रियाएं पाकिस्तान और पान इस्लामिक शक्तियां डिप्लॉय करती आ रही हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को भारत का राज्य नहीं मानता है।
वो समझता है कि जो टेररिज्म जम्मू कश्मीर में है ब्रॉडली, उसका एक सेकुलर कैरेक्टर है। वहां पे हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। तो एक सोच का निर्माण, एक भ्रम का निर्माण किया जाता है जिसमें जो हिंदुओं के खिलाफ जातीय विध्वंस या जिनोसाइडल की प्रक्रिया या रिलीजियस क्लींजिंग की प्रक्रियाएं वहां पे चल रही थी, उसको नकारा जाए। और भारत का राज्य ये मानता है कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि वहां पे जो युद्ध चल रहा है इसका एक डेमोग्राफिक कंपोनेंट है और उसका एक जिनोसाइडल कंपोनेंट है, तो हम जम्मू कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने साथ नहीं रख सकते। उनकी सोच यह है, मैं समझता हूं यह गलत सोच है। मैं समझता हूं कि इसी सोच के कारण वहां पे मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां पनपी हैं, कमजोर नहीं हुई हैं, कम नहीं हुई हैं। और मुसलमानों में जो एक सपोर्ट, एक सोसाइटी जो इक्वालिटी के बेसिस पे जिसका निर्माण हो, वो सपोर्ट कभी उसने जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि भारत का राज्य जम्मू कश्मीर में जो पान इस्लामिक जो युद्ध है उसके परम लक्ष्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 47 से ही अब तक जो लड़ाई चल रही है, इसका प्राइम टारगेट हिंदू डेमोग्राफी है और फिर सेकेंडरी टारगेट टेरिटोरियल है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर डेमोग्राफी कमजोर हो गई और इस डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करने की भारतीय राज्य की क्षमता कमजोर हो गई, तो टेरिटोरियली उन्होंने तो जम्मू कश्मीर जीत ही लिया है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये भारत राज्य का जो वैचारिक स्वरूप है उसका एक लक्षण है पूरे देश में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में। भारत का राज्य एक तरीके से, जिसको आप कहिए सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के जो भी आयाम है उनको डिसोन करता है। इसलिए हमको बहुत बार दिखता है कि भारत राज्य, जिसको आप कहिए एट वॉर या एट क्रॉस विद द हिंदू सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट है। ये एक यथार्थ है। इस यथार्थ का सामना भारत के हिंदू को करना पड़ेगा। कश्मीर के हिंदू ने भी एक विशफुल थिंकिंग रखी, जम्मू कश्मीर का हिंदू भी एक विशफुल थिंकिंग रख रहा है, लेकिन उनको एक जिनोसाइड फेस करना पड़ा। भारत का राज्य उस जिनोसाइड को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, न कर पाया। और अभी भी भारत का राज्य चाहता है कि हिंदू जो उनके साथ जिनोसाइड हो गया उसको भूल जाए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए। और जो व्यवस्था का निर्माण भारत का राज्य करने का प्रयत्न कर रहा है, पहले कांग्रेस या बाकी रिजीम्स के अंडर और बीजेपी के अंडर, जहां पे एक ऐसी व्यवस्था जिसको आप कहेंगे कि मुस्लिम ऑर्डर, जिस एक मुस्लिम ऑर्डर का निर्माण भारत का राज्य करता आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उस मुस्लिम ऑर्डर में रहने के लिए इस वक्त खासतौर से कश्मीर का हिंदू कहे कि आप मुझे मंजूर है, मैं मुस्लिम हेजमनी और मुस्लिम ऑर्डर के बीच में रहूं, इस बात का भ्रम पैदा करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म है। भारत का राज्य जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म है, यह भ्रम पैदा करना अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव, जिसको आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव, ये समझता है। वो सेकुलरिज्म का निर्माण नहीं करना चाहता है, वो कॉस्मेटिक सेकुलरिज्म का निर्माण करना चाहता है, वो एक सेकुलर डिल्यूजन का निर्माण करना चाहता है, क्योंकि वो भारत का राज्य मुस्लिम क्वेश्चन या इस्लामिक वॉर है, इसको सर्कमेंट करना चाहता है, इससे बचना चाहता है। बहुत प्रयत्न किया, बार बार भारत राज्य ने यह प्रयत्न किया, लेकिन युद्ध होते रहे, विध्वंस होता रहा और यह युद्ध बार बार सामने आएगा। अब तो मुझे लगता है कि यह पूरे देश में यह लगभग फैल चुका है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के आंतरिक सुरक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? कि पहले तो यह समझना चाहिए कि जो भारत के राज्य की आंतरिक सुरक्षा का दायरे के मेन बिंदु क्या है। पहला बिंदु उनका है कि ये मुसलमान नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा बिंदु है कि सब कुछ जो हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, अंदर के लोग इसके साथ शामिल नहीं है। तीसरा बिंदु जो इस सारी सोच का है वो ये है कि कश्मीर में जो अलगाववाद है ये हमारी गलतियों के कारण हुआ है। हमने वहां पे नौकरियां नहीं दी हैं, हमने वहां पे डेमोक्रेसी ठीक तरह से नहीं की है, हमने वहां पे इलेक्शंस में रिगिंग की है, हमने वहां पे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को नहीं किया है और खासतौर से कश्मीर के मुसलमान को एक डिस्क्रिमिनेशन के एक जाल में हमने धकेल दिया, इसलिए वहां पे अलगाववाद है। और अगर हम इन चीज़ों को ठीक करें तो अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। भारत का राज्य ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में जो युद्ध चल रहा है इसका एक आइडियोलॉजिकल पहलू है,
वो है पान इस्लामिक। इसका एक टोटलिटेरियन पहलू है कि ये पूर्ण रूप से एक इस्लामिक राज्य का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, सिर्फ सरकार पे नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी के हर एक पहलू पे वो इस वर्चस्व को स्थापित करना, ये टोटलिटेरियन एस्पेक्ट है। तीसरा कि जम्मू कश्मीर एक ओपनिंग है पूरे भारत पे कब्जा करने का। इन तीन चीज़ों को वो नहीं, ये तीन बिंदु हैं जो तीन बिंदु वहाँ के जो सिचुएशन को डिफाइन करती है। उन तीनों बिंदुओं को भारत का राज्य नहीं मानता है, भारत की सरकार नहीं मानती है। और ये कॉन्टिन्यूटी है, इसी कॉन्टिन्यूटी के दायरे में एक सिक्योरिटी प्रोसेस बिल्ड हो गई कि भाई पहले अपने आप को ब्लेम करो, कहो कि हमने नौकरियां नहीं दी है, हमने रिगिंग की है। जबकि मुस्लिम लीडरशिप का हर एक जो अंग है, सेपरेटिस्ट लीडरशिप, रेडिकल सेपरेटिस्ट लीडरशिप या मेन स्ट्रीम लीडरशिप, जिसको आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप कहेंगे पीडीपी, जमात इस्लामी से लेके हुर्रियत तक, जो सारी लीडरशिप है मुस्लिम लीडरशिप, वो बोलते हैं कि भाई इसका न तो इलेक्शन के साथ कोई हिस्सा साथ है, इसका न तो कोई इसका रिश्ता डेवलपमेंट के साथ है, मिस गवर्नेंस के साथ है, डिस्क्रिमिनेशन का। वो कहते हैं कि ये सड़क पानी बिजली की लड़ाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, इस्लामिक पॉलिटिकल लड़ाई है। लेकिन भारत की जो हैंडलिंग जे.एंड.के की हुई है विभिन्न सरकारों के माध्यम से और भाजपा के माध्यम से, वो इन सारी बातों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। तो धारा 370 के हटने के बाद हमको लगता था कि भारत सरकार शायद इस बात को समझती थी कि धारा 370 को क्यों हटाना चाहिए। भारत सरकार के जो प्रमुख उद्गार रहे हैं, इनके खासतौर से अमित शाह जी और मोदी जी की तरफ से, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 का हटना और नहीं हटना कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ इसका कोई रिश्ता था, या कश्मीर में जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक बेटरमेंट है, उसके साथ कोई रिश्ता था। जबकि डेवलपमेंटल के मापदंड अगर हम देखें, बाकी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पहले इवन आतंकवाद के चरम पे भी देश के प्रमुख स्टेट्स में था जहां पे डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रही थी, जहां पे प्रोग्रेस चल रही थी। और इस बात को कश्मीर के सारे मुस्लिम लीडर्स, वो अलगाववादी हों या मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हों, वो इस बात को मानते हैं। लेकिन हमको लग रहा था कि भारत सरकार आर्टिकल 370 को हटने के बाद आर्टिकल 370 के वैचारिक स्वरूप को मान के वो वहां पे जिस व्यवस्था का निर्माण करेंगे उससे ऐसे सॉल्यूशन सामने आ जाएंगे जो सॉल्यूशंस परमानेंटली प्रॉब्लम को हल करें। जैसे धारा 370 को हम समझते थे कि भारत सरकार माने कि धारा 370 के माध्यम से भारत की ही धरती पे एक ऐसे राज्य का निर्माण हुआ था जो पाकिस्तान था, जो एक मुस्लिम स्टेट था। मैं बहुत बार इसको कहता हूं, क्रिएटिंग ए मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ ए सेकुलर इंडिया। इस एडलॉजिकल कंट्रडिक्शन को भारत का राज्य नहीं मानता है, भारत की पॉलिटिकल क्लास नहीं मानती है। वो क्यों नहीं मानते हैं उसके अपना एक विषय, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हमको लग रहा था कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और रिऑर्गेनाइज किया, अब वो जो ये आंतरिक जो मुस्लिम स्टेट है, जो इसका आंतरिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो इसकी बनावट है, इसको आप ठीक करेगा और सही मानों में बराबरी के अधिकार वाले एक राज्य का, एक जगह का निर्माण करेगा। भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धारा 370 हटने के बाद उन्हीं मान बिंदुओं पे, चाहे वो टेररिज्म को हैंडल करना है या चाहे वो डेवलपमेंट को करना है, जहां पे मुस्लिम हेजेमनी और को प्रोत्साहन मिले और साथ में मुस्लिम हेजेमनी को प्रोत्साहन मिले, और साथ में उन्होंने, भारत सरकार ने ये किया कि वो कोशिश कर रहे थे कि भाई डेवलपमेंट को डिप्लॉय किया जाए टेररिज्म को डिफीट करने के लिए। इसलिए उन्होंने जो डेवलपमेंटल प्रोसेस थी वो इतनी जबरदस्त लॉपसाइडेड बनाई कि जिन जिन एरियाज में आतंकवाद है, जिन जिन एरिया से आतंकवाद पनप रहा है, उन एरियाज में नौकरियां भी और पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डिप्लॉय किया गया। और हुआ ये कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद चल रहा है। ये अप्रोच कांग्रेस की अप्रोच से कितनी अलग थी, या ये सेम कांग्रेस की ही अप्रोच थी? भाजपा ने, अगर हम दो चीजों को अलग करें, धारा 370 को हटाना, मैंने कहा कि वैचारिक स्तर पे अभी हमको ये मालूम नहीं है कि वो क्या समझते थे। अगर आप भाजपा के इंटरनल डिस्कोर्स के बारे में कुछ आपको जानकारी है, भाजपा के इंटरनल डिस्कोर्स में धारा 370 बनने के बाद ये बात कही जाती है कि धारा 370 का रिश्ता ये है कि भाई
कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे देश में ज़मीन और मकान बना सकता है, बिजनेस कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता है और वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता है। ये एक व्यवस्था है, ये इंटरनल डिस्कोर्स था जिसका धारा 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं था। धारा 370 का ये सिंपल बात थी कि भाई जम्मू कश्मीर में अलग संवैधानिक व्यवस्था रहेगी क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए जम्मू कश्मीर जो स्पेशल स्टेटस जिसको प्राप्त था वो उसी सिद्धांत पर प्राप्त था जिस सिद्धांत पर पाकिस्तानी राज्य का निर्माण हुआ था। इट वॉज अ सेपरेट स्फीयर ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इन ए वे ये भारत की ही धरती पे, भारत के ही संसाधनों के द्वारा और भारत के संविधान की संरक्षण में एक मुस्लिम राज्य, एक पाकिस्तान पनप रहा था। इसलिए यह सिलसिला चलता रहा। बीजेपी ने इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। यह कहना कि टूरिज्म से टेररिज्म डिफीट होगा, यह वही बात है जो कांग्रेस बोल रहा था कि डेवलपमेंट से टेररिज्म खत्म होगा। और ये जो प्रक्रिया है ये बन गई एक किस्म से, जो जम्मू कश्मीर में अंदर से टेररिज्म को फायदा मिलता है या सेपरेटिज्म को जो प्रोत्साहन मिलता है उसकी आंतरिक व्यवस्था का एक कोर कंपोनेंट बन गई। क्योंकि जब आप ये कहोगे कि जहां जहां से वायलेंस आ रही है, जिन जिन सोसाइटी के क्वार्टर्स में से आतंकवाद पनप रहा है, वहीं वहीं पे हम एम्फेसिस रखेंगे डेवलपमेंट का, वहीं वहीं पे हम एम्फेसिस रखेंगे नौकरी का, वहीं वहीं पे हम एम्फेसिस रखेंगे हर एक उस बेनिफिट का जो स्टेट को, जो भारत का राज्य जम्मू कश्मीर में करना चाहता है। तो हम सेपरेटिज्म और टेररिज्म को एक प्रीमियम देते हैं। ये सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया था, इसको बिल्कुल ठीक तरीके से बीजेपी चला रही है, उससे भी विकृत रूप में। मैं क्यों कहता हूं विकृत रूप में, आप देख लीजिए अभी जो हाल ही में शिवखोड़ी में पिलग्रिम टूरिस्ट पे हमला हुआ, उसके बाद एक बात नॉर्मली डिस्कशन में आनी चाहिए थी, जो भारत सरकार के कहने पे कि हालात ठीक हो गए हैं, भारत के जो टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है, इस बात की जांच, इस बात का कहीं पे एनालिसिस नहीं किया गया कि भाई उनको आगे आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है या उनको मारा जा सकता है। जो हम टूरिस्ट भेज रहे हैं उन टूरिस्ट की सुरक्षा हम कर सकते हैं। अगर हम हिंदू बहुल एरिया में, शिवखोड़ी में हिंदू पिलग्रिम्स की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या हम बाकी हिंदू जो वहां पे टूरिस्ट बन के, चाहे अमरनाथ यात्रा में या वैसे भी टूरिस्ट बन के जाते हैं, उनको कर सकते हैं? इस बात का संज्ञान नहीं लिया। तो इसलिए ये शायद कांग्रेस से भी विकृत रूप में यही बात कि आपको टेररिज्म को प्रीमियम देना है, आपको सेपरेटिज्म को प्रीमियम देना है, ये बात उसको दिखाती है कि ये वो उस बात को चला रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि अगर शिवखोड़ी की में जो हत्याएं हुई उसके बाद अगर इस बात पे चर्चा ही नहीं होती है इस पूरे देश में, न तो पॉलिटिकल क्लास करता है न तो सिक्योरिटी अपरेटस कर सकता है कि भाई क्या हम वहां पे कश्मीर घाटी में बैठे हिंदुओं को या जा रहे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके विपरीत क्या हो रहा है कि हालात ठीक है, उसके विपरीत क्या हो रहा है कि ये पिन प्रिक्स है। गवर्नमेंट का तो कहना है कि उसने 370 हटाने के साथ ही साथ आतंकवाद को समाप्त ही कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ये तो एक बेवकूफी वाली बात हुई ना, बेवकूफी वाली बात ही नहीं है, ये आत्मघात वाली बात है। आप देख रहे हो धारा 370 के हटने के बाद कुछ देर तक टेररिज्म कम हो गया, क्योंकि पूरी एक बहुत बड़ा सेगमेंट मुस्लिम लीडरशिप, हुर्रियत का भी और मेन स्ट्रीम का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेस्ट किया और वो जेल में थे। इनफैक्ट नए सिरे से आतंकवादी एक्टिविटी शुरू हो गई जब इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना शुरू हो गया। तो हमारी सोच थी कि भारत सरकार इस बात को इंटरनलाइज करेगी कि ऐसा क्या होता है जो बाहर से भी बगावत हो रही है और अंडरग्राउंड आतंकवाद चल रहा है, इसका क्या रिश्ता है जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको हमने मान्यता दी है कि वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और वहां पे डेमोक्रेटाइजेशन को वो कर रहे हैं, उनके अरेस्ट होने के साथ ही वो सब कुछ बंद क्यों होता है और जो ही हम उनको छोड़ना शुरू करते हैं फिर से आतंकवाद पनप गया। हम सोच रहे थे कि कहीं पे इस बात को इंटरनलाइज करें और भारत सरकार कम से कम इस बात को की शिनाख्त कर पाए, इस बात को आइडेंटिफाई कर सके पूरी तरीके से कि जिसको भारत सरकार ही ओवरग्राउंड कहती है सेपरेटिज्म का, वो कौन है। और हमको लग रहा था कि भारत सरकार यह समझेगी कि जिस ओवरग्राउंड लीडरशिप को भारत सरकार ने मान्यता दे दी है कि वो सेकुलर डेमोक्रेटिक लीडरशिप कश्मीर की है, वही ओवरग्राउंड है सेपरेटिज्म का ही। इस बात को समझे बगैर या इस बात का आत्मसात किए बगैर भारत सरकार ने इसके विपरीत करना शुरू किया। उनको लगा कि वो लड़ाई जीत चुके हैं, उनको लगा कि शायद
सिर्फ आतंकवाद इसलिए था कि आर्टिकल 370 था। अब आर्टिकल 370 हट गया तो आतंकवाद खुद ही हट जाएगा। दूसरे साइड से चूंकि वो समझते थे कि आर्टिकल 370 इस बात की गारंटी था कि भारत की ही धरती पर एक पाकिस्तान पनप रहा है, और जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई उनको लगा कि उनके सारे इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन आएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से भारत सरकार हमको कहती है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान मेन सपोर्ट स्ट्रक्चर है अलगाववाद का, अलगाववादी समझते हैं कि आंतरिक व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में है और भारत के राज्य की सोच जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बारे में, वो सबसे बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर है। और जब रीऑर्गेनाइजेशन और आर्टिकल 370 हटा, उनको लगा कि ये सारी व्यवस्था चेंज हो जाएगी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ठहराव किया और रुके, वायलेंस को कैलिब्रेट किया और ओवरग्राउंड सेपरेटिज्म को कैलिब्रेट किया, जिस बात को भारत सरकार ने कहा कि हम ये लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन हुआ क्या पिछले आर्टिकल 370 के हटने के बाद? कश्मीर घाटी के वायलेंस कैलिब्रेट हो गई। इसका मतलब हो गया कि पहले से कम इंसिडेंट्स वायलेंस के हुए, लेकिन जो इंसिडेंट्स हुए वो बड़े मीनिंगफुल और फार रीचिंग इंप्लीकेशंस वाले इंसिडेंट्स हुए। जैसे भाजपा के टाइम पे जो कुछ हजार हिंदू अभी कश्मीर में रह रहे हैं, मजबूरी के कारण, नौकरी करने के कारण या किसी और के कारण, उनको 2 बार वहां से निकलना पड़ा। 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हुई कश्मीर घाटी में भाजपा के टाइम पे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो 90 में रिलीजियस क्लींजिंग, उस वक्त भी भाजपा पावर में थी, वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी बाहर से। उस वक्त रिलीजियस क्लींजिंग होगी जो मेजर थी, और अब ये 2 रिलीजियस क्लींजिंग इनके टाइम, और इन लोगों को इनकी सुरक्षा व्यवस्था को एड्रेस करके वापस नहीं भेजा गया। इनको ये समझा के कि वहां पे हालात हैं, ये समझा के वहां पे वापस हालात ठीक हो गए हैं, ये समझा के उनको वापस नहीं भेजा गया। इनको भेजा गया ये कह के कि आपकी जो नौकरी है वो बंद हो जाएगी, आपके जीने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए आप वापस जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स, उसके बाद कंसिस्टेंटली सिलेक्टिव किलिंग्स हिंदूज की हुई। जो सेकंड रिलीजियस क्लींजिंग हो गई वो तो लगभग 28 से ज्यादा हिंदुओं को एक एक करके मार के हो गई, और हर एक हिंदू हत्या के बाद यह उद्घोषणा की गई उनको क्यों मारा गया। तीसरा, वहां पे रह रहे हिंदू समाज के हर एक वर्ग को मार के, चाहे वो लेबरर है, चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो नौकरी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, जो भी एक छोटा सी, इस हिंदू समाज जो कुछ हजार का वहां पे है, उसके हर एक वर्ग को आतंकवादी हमलों का निशाना बन के एक प्रक्रिया चली। ये भी बहुत मोनोमेंटल एक जिसको आप कहें वायलेंट एक्टिविटी वहां पे हो। तीसरा, इनके टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एनकाउंटर्स हुए हैं आर्मी के साथ, कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी महीनों एनकाउंटर चले हैं। राजौरी पुंछ में तो अभी तक 2-3 बार मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैव डाइड प्रोपोर्शनेटली। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजौरी के जंगलों में वो छुपे हुए हैं और अभी तक हमको मालूम नहीं है कितने लोग हैं। पिछले 2 साल से यह सिलसिला चल रहा है। कर्नल्स मरे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेसीओज मरे हैं, सिपाही मरे हैं, सब इंस्पेक्टर्स मरे हैं, डीएसपी मरे हैं। एक डिसप्रोपोर्शनेटली हाई कॉस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस टेररिस्ट, एंटी सिक्योरिटी ऑपरेशंस टेररिस्ट ने किए। अच्छा, तो जब हम क्वालिटी ऑफ वायलेंस देख रहे हैं कि इसका नेचर क्या है, इसकी मैसेजिंग क्या है, तो हम देखते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि लोग ये समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वायलेंस चूंकि कम हो गया, तो वो समझे कि हम लड़ाई जीत रहे हैं। तो एसिमेट्रिक वॉर में अगर आप कन्वेंशनल पैरामीटर्स डिप्लॉय करोगे तो आपका विश्लेषण हमेशा गलत होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी हम पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज पाकिस्तान की कितनी है, उनकी आर्मी कितनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने हैं, उनके पास टैंक्स कितने हैं, और उसके आधार पे हम अपना आंकलन करते हैं और उस हिसाब से अपनी सुरक्षा को करते हैं। लेकिन पाकिस्तान कितने टेररिस्ट भेजता है, क्या ट्रेन करके भेज रहा है, किस विचारधारा से भेज रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे विषयों को हम नजरअंदाज करते हैं। और दुनिया में जहां पे भी टेररिज्म है, वहां पे टेररिज्म को फाइट करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच डिप्लॉय नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 9/11 से पहले जब 9/11 अटैक हुआ, जिसने पूरी दुनिया का आतंकवाद को डील करने का उसका पूरा एक चरित्र चेंज किया, एक पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, उससे पहले के 2-3 सालों में अगर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाएं देखी जाए तो वो तो कम हो रही थी, वो तो एक लोवेस्ट प्लेन पे ग्रेजुअली आ रही थी। अगर ये कम हो रही हैं, अगर इसको ध्यान में रखा जाता तो उसके हिसाब से तो फिर चूंकि टेररिज्म कम हो रहा था, 9/11 होना ही नहीं चाहिए था। या आप
ले लीजिए हमस इसराइल लड़ाई की बात, जो नॉर्मली हमस जितने रॉकेट अटैक्स इसराइल पे करता था या आतंकवादी गतिविधियां इसराइल के खिलाफ करता था हमस, वो कम हो गई थी अगर आप जो भी हमस इसराइल वॉर के शुरू होने से पहले के 2 साल 3 साल का ले लें। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हजारों की संख्या में गाजा से पैलेस्टीनियंस मेन इसराइली हार्टलैंड में तो नौकरी करने के लिए आ रहे थे, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो ये हो रही थी, वो तो हमस वाले बोल रहे थे तो हम तो गाजा को एक मिडिल ईस्ट का सिंगापुर बनाएंगे। ये सारी बातें वैसी ही बातें हो रही थी जैसी बातें जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार भी करती है और वहां पे ओवरग्राउंड जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप भी करती है जम्मू कश्मीर में। तो यहां पे एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच को डिप्लॉय किया गया जो भ्रमित करने वाला स्टैटिस्टिकल अप्रोच था। तो अगर आप अपने आप को खुद भ्रमित करना चाहते हैं, वस्तुस्थिति से ध्यान हटा के, जिसको आप कहेंगे एक आर्टिफिशियल रियलिटी को आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप अपने आप को धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप पे ही घात कर रहे हो, और वही इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तब सर ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी हमारी वर्तमान सरकार और उसके गृह मंत्री कहते हैं कि हमने तो कमाल कर दिया है, आज से पहले ऐसा कभी जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही नॉर्मल हैं, अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हैं। यह सब किस लिए? क्या इस सब के क्या मायने हैं? देखिए, इसमें पहली बात यह समझनी है कि जो सरकार, बीजेपी सरकार जिस आधार पे जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा को चला रही है, वो आधार इवन कांग्रेस से भी बहुत जगहों पे मुझे विकृत लग रहा है। कहीं पे सैद्धांतिक रूप में उन्होंने किसी भी सुरक्षा, जिसको आप कहें कि सिद्धांत को या सुरक्षा के विमर्श को, अभी तक वो बदल नहीं पाए हैं। इनफैक्ट अमित शाह जी के होम मिनिस्टर बनने के बाद एक अजीब किस्म की घटना बार बार घट रही है। आपको याद होगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार यूनाइटेड नेशंस में भी कहा और वैसे भी इस बात को कहा है कि भाई पाकिस्तान के टेररिज्म को लेके उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक या नॉर्मल एक्टिविटी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयत्न करता है। टेररिज्म को नॉर्मलाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक जिसको आप कहिए एक त्रासदी है, एक किस्म का एक बहुत ज़बरदस्त, एक विशस, एक जिसको आप कहें विघटनकारी एक्टिविटी है। लेकिन आपको यह हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइज किया है वो तो होम मिनिस्टर या यहाँ पे जो एलजी हैं उनके स्टेटमेंट्स ने किया है। मैं आपको बहुत से दिनों का मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई एक साइड से उसी दिन, जिस दिन फ्रंट पेज स्टोरीज लोकल पेपर्स में होती हैं कि इस तरीके की आतंकवादी घटना हो गई है, दूसरे साइड से आपको मिलेगा कि होम मिनिस्टर का या एलजी का या भारत सरकार के किसी लीडर का ये कहना होगा कि आतंकवाद तो आखिरी सांसें ले रहा है। ये कैसे हो सकता है कि विभिन्न घटनाएं हो रही हैं जिनकी इंप्लीकेशन फार रीचिंग है? जैसे हमारे को 4-5 एम्बुशेस होते हैं आर्मी के, और मैंने कहा महीनों हमले चलते हैं इस बात का संज्ञान लिए बगैर कि भाई जो लोग ये कर रहे हैं आर्मी पे हमले वो किस हद तक मिलिटराइज्ड हैं, जबकि टॉप मोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने यह कहा है कि भाई उनकी ट्रेनिंग बड़ी मिलिट्री सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग है। ये घटनाएं होने के बावजूद कैसे हमारे होम मिनिस्टर इस बात को सस्टेन कर पाते हैं कि हम लड़ाई जीत रहे हैं? और ये कहने से क्या हो रहा है? अपनी ही सरकार उनकी भ्रमित होती है, क्योंकि जो एम्बुशेस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हुए उसके बारे में लोगों ने कहा है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वहां पे प्रॉपर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं मूवमेंट के, पिकेट्स को डिफेंड करने के, वो फॉलो नहीं किया जा रहे थे। ऐसा क्यों होगा कि आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस प्रॉपर आरओपीज को या प्रॉपर एसओपीज को फॉलो नहीं करे? एक ही रीजन लगता है, क्योंकि सरकार ये दिखलाना चाहती है कि नॉर्मलसी है। सरकार ये बार बार उद्घोषणा करती है कि नॉर्मलसी है। तो अगर सरकार के हाईएस्ट लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे एलजी बार बार ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो फिर कहेगी कि हम जीत रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में तो अलर्टनेस लेवल कम हो जाएगी। तो जो टेररिस्ट घटनाएं कश्मीर में घटी हैं, इनकी मैसेजेस को नहीं लेना और इनको ट्रिविलाइज करना एज इफ ये डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है। मैं आपको हैरानी होगी कि विभिन्न मतलब कोकरनाग में 7 दिन का इनकाउंटर होता है और डायरेक्टर जनरल पुलिस कहता है उस वक्त का कि ये तो पिन प्रिक्स है। उसके बाद भी ये कहा जाता है ये पिन प्रिक्स है। ये कहा जाता है कि भाई यहां पे तो नॉर्मल सी है। आतंकवाद की घटना से पहले भी नॉर्मल सी थी,
आतंकवादी घटना के बाद में भी नॉर्मल। ये हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस कहते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता अगर अमित शाह जी होम मिनिस्टर नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है कि अमित शाह जी के टाइम पे 2-3 बातें हुई हैं। एक तो ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है मिलिटेंसी, कि मेरे समय में कितने आतंकवादी घटनाएं घटी और उनके समय में कितनी, ये बार बार कहने का प्रयत्न है, इसके कारण एक सीरियस कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी apparatus पे आ गया। वो क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, पुराने जो डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह थे, दिलबाग सिंह जो स्टैटिस्टिक्स देते हैं 2024 में कितने लोकल्स वहां पे इन्वॉल्व हुए थे, और बाद में जो नए डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं कि कितने लोकल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें आपको लगेगा कि ये क्या है, डायरेक्टर जनरल पुलिस ही दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन दोनों में इतना अंतर कैसे है। मैं आपको बताऊंगा आपको कि इसको कहते हैं कि भाई 2018 में 2012 में लोवेस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट था, ये दिलबाग सिंह जी बोलते हैं, अभी रिटायर हो गए डायरेक्टर जनरल पुलिस। और फिर कहते हैं कि पुलिस फैकल्टी सिर्फ 6 थी, और कहते हैं कि 2018 में 210 इंडिविजुअल्स 2018 में वो लोकल मिलिटेंट बन गए, और 2024 में सिर्फ 10 लोग लोकल टेररिस्ट बने। अब इसके मुकाबले में जो नए डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं वो बोलते हैं कि 2022 में 131 के करीब लोग ये लोकल टेररिस्ट बने, और 2024 में भी 22 बने। दो डायरेक्टर जनरल पुलिस के स्टैटिस्टिक्स में कैसे अंतर हो सकता है, कैसे इतना बड़ा फर्क हो सकता है? अच्छा, यह इसलिए हो सकता है कि दोनों डायरेक्टर जनरल पुलिस को यह प्रेशर है किसी तरीके से, जो उनके पास स्टैटिस्टिक्स हैं उनको किसी तरह से सिलेक्टिवली इसलिए इस तरीके से प्रेजेंट करना, जो अमित शाह जी की रिक्वायरमेंट है कि किसी तरीके से दिखाया जाए कि हालात सुधर रहे हैं, इसको हम कर पाए। देखिए, नए डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं कि भाई अब कुछ 25 से 31 के करीब टेररिस्ट J&K में। फिर वही बोलते हैं कि भाई 2022 में लोकल टेररिस्ट रिक्रूट हो गए, वो मैंने कहा आपको 130-31 के, और 2022 में 22 के करीब हो गए। तो इसका मतलब लोकल टेररिस्ट जो रिक्रूट हो गए वो 150 से ऊपर है। ये उनके स्टैटिस्टिक है, मेरे स्टैटिस्टिक नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि हमने 76 टेररिस्ट को मारा, जिसमें से 55 टेररिस्ट फॉरेन मर्सनरीज है। इसका मतलब हुआ कि 21 के टेररिस्ट लोकल है। अब इन 21 के लोकल टेररिस्ट को आप कम कीजिए 151, जो वही है, तो इसका मतलब है कि लोकल टेररिस्ट 131 है। फिर आपको बीच में अगर महीने 2 महीने पहले या बीच में देखें, आप कभी बोलते हैं 70 टेररिस्ट एक्टिव हैं, कभी बोलते हैं 75 टेररिस्ट एक्टिव हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो बेवकूफ है? क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं। अमित शाह जी के आने के बाद ये कांस्टेंट आया कि स्टैटिस्टिक्स को एक ऐसे दिखाया जाए जैसे लोगों को लगे कि हालात ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा, यह विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आर्मी ने ही खुद कहा है और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने खुद कहा है कि वहां के जंगलों के अंदर वो लोग बैठे हैं, राजौरी पुंछ भारत के साइड में। ये 2 साल से ये सिचुएशन है। 2 साल से सिक्योरिटी फोर्सेस बोल रहे हैं कि वो अंदर बैठे हैं और हमको नहीं मालूम है कि कितने लोग अंदर बैठे हैं। और भारत सरकार ने कोई स्पेशल ऑपरेशन भी नहीं किया। पहले एक सर्पविनाशक ऑपरेशन किया था, वो अब स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पेशल ऑपरेशन करेंगे तो ये तो बताना पड़ेगा कि हालात खराब है, तभी तो स्पेशल ऑपरेशन वो करना नहीं चाहते हैं। तो एक कॉन्स्टेंट बिल्ड होता है सिक्योरिटी apparatus पे कि एक साइड से वो बोलें कि हालात नॉर्मल है, दूसरे साइड से वो ये भी कहें यार हालात उतने नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं कि मैंने कहा आपको लोकल अगर रिक्रूट 151 हैं तो हो गए टेररिस्ट 151 है, लोकल रिक्रूट तो टेररिस्ट हो गए ना। उसमें से 26 के करीब मरते हैं, तो आपके पास 120-125 के ऊपर टेररिस्ट आते हैं। लेकिन आप पब्लिकली स्टैंड लेते हो कि हमारे पास कुछ 25 या 21। फिर आप इतना ही नहीं कहते हो, सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि हमने 291 एसोसिएट टेररिस्ट को अरेस्ट किया। तो 291 एसोसिएट टेररिस्ट सारे लोकल टेररिस्ट हो गए ना। और एसोसिएट टेररिस्ट और टेररिस्ट में फर्क क्या है? फिर एक दिन सर गेस्ट टेररिस्ट की भी नहीं किया है इन्होंने। ओवरग्राउंड वर्कर्स को ये बोलते हैं, ये भी इन्होंने बहुत बार आपको मैं रिसेंटली दिखाऊंगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है बंदूक लेके, लेकिन उनको टेररिस्ट नहीं कहा, उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर कहा। अब अमित शाह जी का ये कमाल है, उन्होंने टेररिस्ट को बांटा है ओवरग्राउंड, पहले एक्टिव टेररिस्ट को, मुझे नहीं मालूम है एक्टिव टेररिस्ट कौन होता है। एक्टिव टेररिस्ट वो होता है कि जिसने हाथ में बंदूक पकड़ा हो और वो बंदूक लेके जाए और कहे मैं आपको मारूंगा, तो हमने कहा कि भाई ये हो गया एक्टिव टेररिस्ट। एसोसिएट टेररिस्ट कौन हो गया? और फिर ओवरग्राउंड वर्कर कौन हो गया? उतना ही नहीं,
फिर इन्होंने चौथा ग्रुप बनाया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। फिर इन्होंने यह भी ग्रुप बनाया कि पावर कौन है जिनको हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स किया है। तो अगर आप इन सब आंकड़ों को इकट्ठे करेंगे तो जो ये लोकल टेररिस्ट का बोल रहे हैं, ये आपको लगेगा ये सब, मैंने कहा 291 ये बोलते हैं एसोसिएट टेररिस्ट हमने अरेस्ट किए हैं 2 साल में, और कहते हैं लोकल टेररिस्ट कम हो गए। ये सारे तो लोकल टेररिस्ट ही थे ना, ये कहां से रिक्रूट हो गए? ये तो अरेस्ट किए हुए लोगों की बात है, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं वो थोड़ी अटेंडेंस रजिस्टर तक। ये सोच एक किस्म की है जिसको आप कहेंगे ट्रिविलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, ये सबसे बिल्कुल बौंडे ढंग से अमित शाह जी के टाइम पे ये बातें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जल्दबाजी है। हम उद्घोषणा करें कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम हम कर रहे हैं। अब देख लीजिए खतरा क्या है। खतरा ये है, मैंने आपको कहा कि 1990 में जब जिनोसाइड की प्रोसेस शुरू हुई हिंदुओं की, तब बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी 89 मेंबर पार्लियामेंट्स के रहते हुए जिन पे डिपेंड कर रही थी, सांसें ले रही थी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, उनको ये दबाव नहीं कर पाई कि भाई आप ये जिनोसाइड नहीं होने दो। उस वक्त तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो उस वक्त के गवर्नर ने लिखी है, उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि आर्मी को डिप्लॉय ही नहीं करना है। आपने कभी यह सवाल पूछा है कि इन्होंने कश्मीरी हिंदू जब वहां पे थे उनमें वीडीसीज क्यों नहीं बनाए? आपने यह प्रश्न कभी पूछा है कि जो कश्मीरी हिंदू इस वक्त नौकरी वहां पे कर रहा है या कोई और हिंदू, उनके वीडीसीज क्यों नहीं कश्मीर में बनाया, कश्मीरी में बनाया? लेकिन आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बीजेपी के लीडर्स और संघ के लीडर्स ये बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित बुजदिल थे। अच्छा, इतने ये डुप्लिसिटस अप्रोच है कि बाहर से कहो कि देखो जी हम कश्मीरी पंडितों के बड़े हितैषी हैं, और अंदर से कश्मीरी पंडितों के बारे में गलत बात करो। ये प्रक्रिया भी अमित शाह जी के टाइम पे बहुत एक बेढंगे ढंग से, इंसल्टिंग तरीके से बिल्कुल ये सामने आ गई है। तो भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीरी पंडितों को क्या अधिक सहूलियतें मिली हैं जो पहले कांग्रेस के समय नहीं थी? देखिए, वहां पे जो जिसको ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, ये कांग्रेस के टाइम इनसे पहले हुई थी। उस वक्त ही उद्घोषणा हो गई थी कि हम इनके लिए ट्रांजिशन कैंप्स बनाएंगे। वो ट्रांजिशन कैंप्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से 2800 के करीब इनको बनाने थे ट्रांजिशन कैंप, ट्रांजिशन 1 रूम टेनेमेंट्स। वो अभी पूर्ण रूप से बहुत अभी भी डेप्लिटेटेड कंडीशन में बहुत से हैं, और इन्होंने उद्घोषणाएं की है कि हमने उनको मकान दिए हैं। देखिए, अगर एलजी ये डिक्लेयर करता है कि हमने कश्मीरी पंडितों को मकान दिए हैं, और ये न्यूज पूरे देश में फ्लैश होती है, उन विक्टिम्स के पास क्या साधन है ये कहने का कि यार ये मकान कुछ नहीं है, एक ट्रांजिशन कैंप इनको बनाना था, अभी पूर्ण रूप से बनाया भी नहीं है। तो मुझे बताइए, इनके टाइम पे एक भी पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है जिसका इंप्लीकेशन 5 से 10 करोड़ हो, मैं 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी तरफ से कोई नई योजना लागू नहीं की उनको सहूलियत देने के लिए? बिल्कुल, मेरा यह कहना है कि बीजेपी सरकार ने कोई भी नया काम नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो कश्मीरी हिंदू वहां पे रह रहे थे कश्मीर में, जो भागे नहीं थे, उनके लिए भी कुछ नहीं किया। आप इनसे पूछिए क्या उनकी नौकरी के लिए आपने कुछ किया? जो लोग किसी भी कारण, चलिए आप मान लीजिए बहादुरी के कारण नहीं निकले वहां से, क्या उनको बचाने के लिए आपके पास कोई योजना है? आप पूछिए ना इनसे सवाल, ये क्या कारण है? पहले एक भी हिंदू टेररिस्ट विक्टिम जम्मू कश्मीर में है, इसमें से किसी को भी भाजपा सरकार नहीं मिली है विधिवत रूप से, कोई भी नेता नहीं मिले। अमित शाह तो वो तो मानता ही नहीं है। अमित शाह के बारे में लोगों ने कहा है कि वो इतने एरोगेंटली लोगों से मिलते हैं, कहने की बात नहीं। मैंने बहुत बार कहा है कि अमित शाह जी सबसे निष्ठुर होम मिनिस्टर है, सबसे संवेदन शून्य होम मिनिस्टर है हिंदू हितों के प्रति जम्मू कश्मीर में। मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें। यह क्या कारण है अभी तक भाजपा का कोई भी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कैंपों में नहीं गया? क्योंकि अंदर से वो इस बात को मानते ही नहीं है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते हैं, और बाहर से इस बात को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कश्मीरी में एक कहावत है, यूंदी राख ईमन मत, इन्हीं के रक्त से इनका श्रृंगार करो। हमको लगता है कि बीजेपी की पॉलिसी यही है कश्मीरी हिंदुओं के बारे में। किसी तरीके से वो मुसलमान के साथ मुस्लिम तंत्र में रहने को मान लें और ये घोषणा करें कि हमने सेकुलरिज्म को वहां पे लाया। तो जब एक सरकार हिंदू हितों के प्रति इतना निष्ठुर हो, इतना संवेदन शून्य हो एक जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस किस्म की लीडरशिप को डील कर रहे हैं। हमारी कोई आशा बीजेपी से नहीं। और मैं तो ये तो हो गया कश्मीरी पंडित। मैं आपको बोलता हूं, एक भी सिद्धांत मुझे बताइए जो अमित शाह जी ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर चेंज किया, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। एक भी सिद्धांत मुझे बताइए। क्या वो बोल रहे थे इन्फिल्ट्रेशन रोकी इन्फिल्ट्रेशन? 10 साल से ये बातें इनके पास न्यूज आ रही है कि भाई टनल्स बन रही हैं, टनलों के माध्यम से, अंडरग्राउंड टनलों के माध्यम से अब ये आ रहा है।
क्या आपने देखा कहीं पे होम मिनिस्टर को यह बोलते हुए कहीं पे कि भाई हमको यह पूरा आंतरिक सुरक्षा को देखना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है जम्मू कश्मीर में वैसे ही अंडरग्राउंड टनल्स बन रही है जैसे गाजा में बन रही है? क्या ये इनका विषय नहीं है? क्या इनको सोचना नहीं चाहिए कि इंडिया में कहीं पे मस्जिदों के इनके नीचे या ऐसी जगहों पे जहां पे किसी का शक ना हो अंडरग्राउंड बेसमेंट कैंटोनमेंट्स बन रहे हैं? क्या इनको ये देखना नहीं चाहिए? क्योंकि हम भी तो इसराइल से ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित कंट्री है। आपने देखा कहीं पे अमित शाह जी इस दिशा में बात कर रहे हैं। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, 6-7 साल से हो रहे हैं। अभी भी एंटी ड्रोन मैकेनिज्म्स क्या इन्होंने डिप्लॉय किए हैं? मान लीजिए कल को 200 ड्रोन पाकिस्तान भेजता है, ये कहेंगे अब हम पाकिस्तान पे हमला करें। मान लीजिए ये डिटेक्ट नहीं कर पाते 20 ड्रोन को। आजकल तो सिक्योरिटी फोर्सेस बोल रहे हैं और उन्होंने ओपनली कहा है कि इतनी सीक्रेट कम्युनिकेशन है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि वहां पे क्या हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि हाई टेक वॉर कीजिए। पहले कहां थे? इसका मतलब कि हमारे पास हाई टेक वॉर नहीं है। ये क्या कारण है कि वो ड्रोन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास तैयारी नहीं है? ये बोल किसको रहे हैं कि हमने कमाल किया है? ये खुद ही अपने एडमिशंस कर रहे हैं। इनके बयान देख लीजिए, उन बयानों के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि अभी शुरू हो रहा है। हर आतंकवादी हमले के बाद अमित शाह जी 3 बातें करते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री 3 बातें। एक तो पाकिस्तान को हम दिखाएंगे, और फिर आप सुनते हो अगले 2-3 दिन में नहीं जी वहां पे उस मेजर को मारा गया, ये किंग पिन था, या कहीं पे किसी टेररिस्ट को पकड़ा गया, वही इसमें रेस्पॉन्सिबल था। तब तक इनको नहीं मालूम है, उसके बाद ये इसको पिन पॉइंट कर पाते हैं कि भाई देखो हमने इसको मारा। लोगों की ओपिनियन को, जो आउटरेज हो जाती है, जो गुस्सा होता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए काम करते हैं और बाद में फिर से शुरू करते हैं टूरिज्म का। भारत सरकार अमित शाह जी के टाइम पे कश्मीर घाटी की एक ट्रैवल एजेंट बनी है, एक टूरिस्ट एजेंट बनी है। यह सोचने के बगैर कि मैंने आपको कहा कि इनके टाइम पे एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड हुआ, इनके टाइम पे ही कंधार की घटनाएं में वो हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, इनके टाइम पे ही रुबिया सईद के टाइम पे टेररिस्ट को छोड़ा गया। क्या इनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये कांग्रेस से इतने सवाल पूछते हैं, हमने भी कांग्रेस से बहुत सवाल पूछे। मैं समझता हूं कि आंतरिक सुरक्षा का मामला अमित शाह जी के टाइम में एक स्लोगन का मामला चला, एक प्रोपेगेंडा का एक मामला बना है, एक काउंटर प्रोपेगेंडा, माई प्रोपेगेंडा एंड योर प्रोपेगेंडा, ये मसला बना है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए, जो इसमें एक भाव होना चाहिए, जो इसमें एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, खासतौर से उन लोगों के प्रति जिनके खिलाफ टेररिज्म डिप्लॉय हो रहा है, कि हम इनसे आशा करते। ये कहते हैं कि टेररिज्म की जो पूरी ये लड़ाई है, ये जिनोसाइडल इसका नेचर है। अभी तक आपने सुना है कभी इन्होंने कहा? नहीं कह रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसी ही बात है। कश्मीरी पंडितों की वर्तमान सरकार से, या कहें कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी से क्या अपेक्षाएं हैं जिनको उनको पूरा करना चाहिए, या क्या मांगे हैं? देखिए, पहली बात तो हम उनसे कहते हैं कि आप टेररिज्म के जिनोसाइडल स्वरूप को रिकॉग्नाइज करें और इस बात को माने कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है, जाति विध्वंस हुआ है, और कश्मीरी हिंदुओं के किसी भी इस स्वरूप को कोई भी प्रक्रिया को जिनोसाइड के संदर्भ में देखें, कॉस्मेटिक सेकुलरिज्म के संदर्भ में नहीं देखें, कॉस्मेटिक रिटर्न के संदर्भ में नहीं देखें। भारत सरकार कांग्रेस से भी ज्यादा तेजी से और कांग्रेस से भी ज्यादा, जिसको आप कहते हैं अपैथी के साथ, कॉस्मेटिक सेकुलरिज्म और कॉस्मेटिक, जिसको आप कहिए सेकुलरिज्म एंड कॉस्मेटिक, जिसको आप बोलते हैं भाईचारा, ब्रदरहुड, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। तीसरा है कि हमने इनको बार बार कहा है कि वहां पे जहां पे कश्मीरी हिंदू रह रहा था वो जगहें अब नहीं है। वहां पे जिस व्यवस्था में वो जो हैबिटेट था हिंदू, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्स्थापना कश्मीर में तभी होगी जब कश्मीर घाटी के विभाजन के बारे में वो आप सोचें। वहां पे आप अलगाववाद और आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ना कश्मीर घाटी में आप विभाजन को लाओगे कि भाई भारत के राज्य का ये दायित्व है कि वहाँ पे निकाले हुए, आतंकवाद के कारण निकाले हुए जो लोग हैं उनको हम बसाएं, उनके जिनोसाइड को रिवर्स करें। हमको नहीं लगता है कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलग एक यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है इसका फिर से पुनर्गठन होना चाहिए। और कश्मीर घाटी में हमने बार बार उनको कहा कि आप देख लीजिए, स्ट्रेटजिकली भी इंपॉर्टेंट है और हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। आप वितस्ता के पूर्व और उत्तर क्षेत्र के एरिया में एक हिंदुओं के लिए एक जगह बनाइए जिसको आप यूनियन टेरिटरी क्रिएट कीजिए। इसके यही इससे आपका स्ट्रेटजिक जो आपकी रीच है वो बढ़ जाएगी और इसके कारण एक रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड हो जाएगा। तो अभी तो भारत सरकार ये बातें मान नहीं रही है। हमने भारत सरकार से ये भी कहा था कि आप जिनोसाइड को प्रिवेंट और पनिश करने के लिए एक बिल लाओ पार्लियामेंट में और एक कानून बनाओ।
वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें भी हमने सुना है कि भाई हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो इस बात को तो इसकी तो उनको कहते हैं कि इसका कोई महत्व ही नहीं है, शायद ये हमने सुना है। मिलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय है जहाँ पे एक ऐसी सरकार है जिनके नेताओं से पब्लिक इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरेक्शन भी ख़त्म हो गया है। अब ये समय नहीं है कि जहाँ पे फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर मिलिट्री एक्सपर्ट्स, सोसाइटी के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के जो जिसको आप कहेंगे एसेट्स हैं, उनका इंटरेक्शन सरकार के साथ होता रहे, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस में से इंटरेक्शन होता रहे और सरकार उनके ओपिनियन को सुनता रहे किसी, वो सारा बंद हो गया है। इसलिए ये एक जिसको आप कहें कि एक ऐसी सरकार प्रेजेंट जो गृह मंत्री के कि जहाँ पे राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ इंटरेक्शन की प्रोसेस सबसे कम हो गई है। अभी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुनः चुनाव होंगे, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव का होना वहाँ के हिंदुओं के लिए अच्छे परिणाम लाने वाला है या फिर दुखद हो? देखिए, इस जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं इसके 2-3 जो निष्कर्ष हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कश्मीर घाटी में ऑन एन एवरेज 55% से अलावा पोलिंग हो गई। कश्मीर जो एग्जिस्टिंग कश्मीर है, क्योंकि अब कश्मीर के साथ कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ उन्होंने जम्मू के राजौरी पूंछ एरिया को भी मिलाया है, तो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे 55% के अबव पोलिंग हुई है। और भारत सरकार कहती है कि ये भारत के हक में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम नहीं समझते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का देखेंगे, वहाँ पे जिस व्यक्ति ने जीता है वो जेल में है अलगाववादी और आतंकवादी एक्टिविटीज़ के लिए, अलगाववादी एक्टिविटीज़ के लिए, और जेल से मैं रह के उसके लिए अभियान ग्राउंड पे चला, जिस अभियान में हमारी जानकारी के हिसाब से सैकड़ों के करीब यूथ बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहाँ पे मोबिलाइज करने के लिए आए थे। और जो वहाँ पे लोकल मेन पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके कैंडिडेट ने कहा कि अगर उनको मालूम होता कि अलगाववादी इंजीनियर रशीद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होते। पीछे से इस इंजीनियर रशीद को इमरान खान के साथ कंपेयर किया जाता था और ये कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ या आर्मी के बावजूद और तहरीक इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की पार्टी थी उसको ऑलमोस्ट डिसॉल्व करने के बावजूद भी इलेक्शन को जीता जा सकता है, तो अलगाववादी कश्मीर में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके इलेक्शन को जीत सकता है। और एक अलगाववादी तूफान था बारामूला में, जिसको हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि यह कमाल हो गया, 59% से अलावा वोट वहाँ पे आ गए। उन्होंने ये नहीं समझा कि पहली बार एक विधिवत रूप से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करने का एक कैंपेन शुरू हो गया है। ये कैंपेन जोर पकड़ेगा और मुझे ये कहने में कोई भी या आपको संकोच नहीं है कि असेंबली इलेक्शंस में ये अलगाववादी कैंपेन अपने उफान पे आएगा। ठीक हो रहे हैं और 50% के अलावा लोग जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में वो भारत के संविधान के तहत इलेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के लिए वहां पे ओपिनियन बनी है, तो इसका मतलब है कि फिर वहां पे मोर देन 50-55% पॉपुलेशन प्रो इंडिया है। और अगर ऐसी बात है तो फिर अगर ये पहली बार ऐसी घटना घटी है, फिर बीजेपी ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़े वहां पे? दोनों चीजें कैसे सच हो सकती हैं कि बीजेपी नेशनल पार्टीज विड्रॉ करें ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर से, क्योंकि पुंछ को मिला के इन्होंने खुद ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का निर्माण किया। पुंछ को साउथ कश्मीर के हिस्से से मिला के एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इन्होंने एक बनाया। उसके कारण इन्होंने ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर को फिर से जन्म दिया, फिर से उसको प्रोत्साहन किया। और अगर यही कहते हैं कि हालात नॉर्मल है, टूरिस्ट जा रहे हैं, फिर तो आपको नहीं लगता है कि ये एक पैराडॉक्स है, ये एक कंट्रडिक्शन है कि बीजेपी बोलती है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और कांग्रेस भी इलेक्शन नहीं लड़ती है? ऐसा क्या हुआ कि अगर ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद के फन को कुचल दिया है और वहां पे आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, अगर ऐसी बात है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया उन्होंने वहां? पहली बात। दूसरी बात यह समझनी है कि भारत सरकार तैयार ही नहीं है, जो ग्लोबल एक एक्सपर्टाइज पान इस्लामिस्ट का है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में अंदर से घुस के अंदर से कब्जा करने की प्रक्रिया करते हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए ये बहुत समय से एक्सपर्टाइज है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर बैठ के आप डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके अलगाववाद को जिंदा रखो। यह प्रक्रिया अपना एक नया जोर पकड़ेगी
भारत सरकार को मालूम है कि वहां पे जो इंजीनियर रशीद को वोट पड़े, उसके कारण अगले इलेक्शन में ये सारा एक्सपेरिमेंट पूरे स्टेट में रेप्लिकेट होगा। और अब उनके लाले पड़ गए, अब क्या करें, अब किस तरह से को डील करें। एक साइड से हम अपनी डिफीट को विक्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब उस विक्ट्री को फिर से डिफीट कैसे बनाएं खुद ही, ये कह के कि अब हम इलेक्शन नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा कि अमित शाह के अंडर ऐसे कंट्रडिक्शंस हुए, ऐसी कंट्रडिक्टरी प्रोसेसेस को पाला गया है कि इनके पास अब बचने के लिए, भागने के लिए रास्ते कम होते जा रहे हैं। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। देखिए, जब अरब स्प्रिंग के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ने कब्जा किया, बाद में इजिप्ट की पॉपुलेशन के ही एक सेगमेंट ने अगले इलेक्शन में आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके हुकूमत बनाने की कोशिश की। आपके सामने अल्जीरिया है, आपके सामने टर्की है, आपके सामने इस वक्त हमस को जो सपोर्ट यूरोप में मिल रहा है और अमेरिका में मिल रहा है, ये सारी बातें हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर को इससे अलग रख सकते हो? मैं समझता था कि किसी भी इलेक्शन, ये जो वहां पे किसी भी आतंकवादी घटना के बाद पब्लिक डोमेन में हमारे होम मिनिस्टर ऐसे विषयों को लाए, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में बोलते हैं कि भाई हम तो जीत चुके हैं। तो ये जो जीत की उद्घोषणा करना, जबकि अंदर से सुलग रहा है आतंकवादी अभियान, वो अपने आप को दिखा भी रहा है, हाई कॉस्ट टारगेट्स को भी हमला करके और सॉफ्ट टारगेट्स को भी हमला करके। इन दोनों बातों का इकट्ठे संज्ञान लेने के बगैर जो एक प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया से न तो आतंकवाद को डिफीट किया जा सकता है, न तो अलगाववाद को डिफीट किया जा सकता है।